ब्रेक बाद खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि, जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अव्वल है। यहां आंध्र प्रदेश के साथ ही पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। पिछले अक्टूबर की तुलना में साल अक्टूबर में 26% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में। कोरोना संकट में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ी है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन बेहतर रहा है, खासतौर से आंध्र प्रदेश के साथ पहले स्थान पर रहा है जीएसटी का कलेक्शन छत्तीसगढ़ में। पिछले अक्टूबर की तुलना में अगर हम जिक्र करें तो इस साल 26% ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस माह में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, 26% ज्यादा रहा है। यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो लगातार बेहतर हुई हैं कोरोना संकट के दौरान भी। यानी कि कोरोना संकट में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती रही, तेजी पकड़ती रही, जबकि बाकी जगह कोरोना संक्रमण का जबरदस्त असर हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं आप कि इसका वैसा असर नजर नहीं आया। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या वजह जो आर्थिक जानकार हैं वो बता रहे हैं इस जीएसटी कलेक्शन की बढ़त के? देखिए प्रशांत, जिस तरह से साल 2019 में जो अक्टूबर माह तक 1,570 करोड़ रुपए का जो जीएसटी था और कलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार हालांकि कोरोना काल भी है, उसके बावजूद भी 404 करोड़ बढ़ा है जीएसटी। तो 1,974 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन इस बार प्रदेश में हुआ है। इसकी वजह यही है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में क्योंकि दो धान की जो समर्थन मूल्य का जो बची हुई अंतर की राशि है, जिसमें राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लोगों को दी जा रही है, तो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, बाजार में पैसा पहुंच रहा है, किसानों के पास पैसा पहुंच रहा है, जो गरीबों के तक पैसा पहुंच रहा है, जो मार्केट में पैसा वापस आ रहा है। और साथ ही जो जब मार्केट में पैसा जाएगा तो जो जीएसटी जो व्यापारी जो अपना जीएसटी होता है वो उसको भरते हैं। जब वो उनको जीएसटी पैसा मिलेगा तो जीएसटी का जो है उस समय पर उनका कलेक्शन होता है, तो वो जमा करते हैं जीएसटी ऑफिस में। तो यही कारण है कि लगातार जो औद्योगिक जो गतिविधियां छत्तीसगढ़ में वो अच्छी रही और कोरोना काल में भी जो उद्योग चलते रहे, बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लगा। लेकिन इसी वजह से जो यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बेहतर है। मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे कि यहाँ पर जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है। इसी से वजह है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, उद्योग यहाँ पर पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। यही वजह है कि जीएसटी कलेक्शन इस बार 404 करोड़ तक की बढ़ोतरी हुई है साल 2020 में अक्टूबर तक। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण काल में भी अगर जीएसटी या आर्थिक गतिविधियां कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी, तो उसमें सरकारी योजनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन्हें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं सुरेंद्र। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योजनाओं का हमेशा कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन था उसमें भी जो सीधे संवाद कर रहे थे, डिजिटली बातचीत कर रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी और सभी अधिकारियों के साथ में सीधे संपर्क में थे। यही वजह थी, इसीलिए कलेक्शन बढ़े हैं। और उद्योगों को कैसे उनकी रीढ़ न टूटे, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन था, तो उसको भी देखते हुए जिस तरह से लगातार उद्योगपतियों के साथ में कई बार की बैठक हुई थी। तो यही वजह है कि अन्य जो तरह तरह से जो क्रियान्वयन सही तरीके से किया गया, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और कल ही जिस तरह से राजस्व में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका जीएसटी बढ़ रहा है और 26% जीएसटी बढ़ना, बड़े जो प्रदेश हैं उनके देखा जाए मुकाबले में छत्तीसगढ़ जो है ना पहले नंबर पर पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि जरूर है छत्तीसगढ़ की जीएसटी कलेक्शन के मामले में। आंध्र प्रदेश के साथ पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ काबिज हुआ है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सतना से है। सतना जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पीड़ित को प्रसव पीड़ा होने पर वाहन भेजने की गुहार करने लगा। अस्पताल में ना डॉक्टर मिले ना नर्स, और 108 एम्बुलेंस चालक ने कंट्रोल रूम में फोन लगाकर वाहन की बुक करने की दलील देकर पल्ला झाड़ दिया। पीड़ित के पास मोबाइल
भी नहीं था तो उसने लोगों से फोन लगाने की मिन्नत की, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो वो घर लौट आया। घर पर पत्नी का प्रसव हो गया, लेकिन नवजात की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में नवजात को कचरा ढोने वाले रिक्शे पर लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अब इस मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गाड़ी वाहन के लिए अपने पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। एक दो आदमी को बोला कि फ़ोन नहीं लगाए हैं। इसके बाद एम्बुलेंस वाला ड्राइवर खुद के मिला, उनको हमने बोले तो बोले कि 108 को फ़ोन लगाइए। अब 108 के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं, जो अगर आप खुद के मिल गए हो तो उसमें 108 की लगाने की क्या ज़रूरत है। फिर आप कहाँ कहाँ गए हो? फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल देखे तो है ही नहीं रहे। फिर एक वहाँ कर्मचारी रहते हैं, उनसे बोले तो डॉक्टर को भेजाए। डॉक्टर बोल दिए मैडम को। अब हमको मैडम को पता नहीं था कि ऊपर है कि नीचे, हमने वहाँ ही नीचे देखा। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शिवेंद्र, स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई तस्वीर तो कई बार देखी है, लेकिन ये संवेदनहीनता की भी तस्वीर है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये संवेदनहीनता की तस्वीर है और ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। एक गरीब परिवार के पास मोबाइल नहीं था जिससे वो कंट्रोल रूम में फोन कर सकता और उसको मदद मिल सकती। हालांकि वो स्वयं जो एम्बुलेंस चालक है उसके पास गया और विनती की कि उसकी जो पत्नी है प्रसव क्रिया से करा रही है, उसको जल्द से जल्द अस्पताल में लाना है। लेकिन जो एम्बुलेंस चालक है उन्होंने कॉल सेंटर में कॉल करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। मजबूरन उसे कचरे की गाड़ी से लेके आना पड़ा, रिक्शे से लेके आना पड़ा। तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। तो इस पूरे मामले में स्वास्थ्य महकमा की लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत जरूर नहीं की है, लेकिन शिकवा जरूर इस बात को उस परिवार पर था कि समय पर मदद मिल जाती, एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद बच्चे की जान बच जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य महकमा या ये कहें कि अब जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिले के, वो इस पर कोई बात कह रहे हैं, कोई रिएक्शन दे रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं जिले में? देखिए, उनका सीधे सीधे तर्क है कि इस तरह की कोई भी शिकायत, लिखित शिकायत नहीं हुई है। ऐसे में किसी तरह की जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिला के ये गरीब परिवार था जो इतना जागरूक भी नहीं था कि वो कुछ और व्यवस्था कर सकता है। यदि जागरूक होता तो शायद वो मोबाइल फोन की व्यवस्था कर लेता और यदि कोई मददगार मिल जाता तो शायद वो उस मोबाइल उपलब्ध करा देता और उससे वो बात कर पाता तो शायद मदद मिल पाए। तो कुल मिला के पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कुछ इसी तरह की लापरवाही का नजारा सामने आता है। ये तो लापरवाही भरी भी कह सकते हैं आप, एक तरीका स्वास्थ्य सिस्टम का कि अगर आपको कोई शिकायत नहीं मिली तो आप एक्शन ही नहीं लेंगे, उसमें जांच पड़ताल ही नहीं करेंगे, भले ही किसी की जान चली जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीधे सीधे तर्क यही है कि कोई भी लिखित शिकायत नहीं हुई है, इसलिए कोई जांच की बात भी सामने नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार बेहद गरीब परिवार है और झाड़ू पोछा और का जो सामान है वो बनाता है और उसके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो कहीं भी जाकर लिखित शिकायत करे। शिकवा जरूर उसके पास है कि यदि समय पर उपचार मिलता तो शायद उसके नवजात बच्चे की जान बच जाती। और इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और कोठी अस्पताल में आए दिन इस तरह का नजारा सामने आता है। डॉक्टर अस्पताल से नाराज रहते हैं और गरीब उपचार के लिए भटकता रहता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिस्टम को तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर शिवपुरी से है और ब्रेक के बाद खबर शिवपुरी से। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो ने एक ट्रक में घुस जाने से पति पत्नी सहित 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई हादसे में, और जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए गुना ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे, तभी इनका स्कॉर्पियो वाहन ट्रक में भिड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल भिजवाया गया है। तो ये दर्दनाक हादसा पेश आया है और जहां पर शिवपुरी में यह हादसा हुआ है। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो ट्रक में भिड़ गई। इस हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है।
जबकि 2 अन्य गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जो घायल हैं उनका इलाज गुना में कराया जा रहा है। गुना उन्हें ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे। तभी यह हादसा पेश आया कि स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रक से टकरा गई। खबर दमोह से, जहां 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई है। 6 से ज्यादा लोग इन हादसों में घायल हुए हैं। कार और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं विदिशा से कटनी जा रही थी ये कार और दूसरे हादसे में अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। दोनों घटनाएं देहात थाना क्षेत्र की हैं। तो 2 हादसे और इन दोनों हादसों में आपको बता दें कि 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 3 लोगों की जान भी गई है। कार और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। विदिशा से कटनी जा रही थी कार, उसी दौरान यह हादसा पेश आया, जबकि दूसरे हादसे में एक अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। खबर रायगढ़ से, जहां 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। फांसी के फंदे पर लटक कर इन दोनों भाइयों ने जान दी है। कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। स्वेच्छा से आत्महत्या करने का इन्होंने जिक्र किया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के केलो बिहार कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। रायगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है और फांसी के फंदे पर लटक कर इन दोनों सगे भाइयों ने जान दे दी है। इन दोनों का शव कमरे में लटका मिला है। कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में जो बात निकल कर आई है, स्वेच्छा से आत्महत्या करने का सुसाइड नोट में जिक्र भी दोनों के जरिए किया गया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के केलो बिहार कॉलोनी की यह घटना है। रायगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि क्या वजह थी इन दोनों के आत्महत्या के पीछे, लेकिन दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। रायगढ़ से एक खबर है, फांसी के फंदे पर दोनों जो शरीर वो लटके मिले, शव बरामद किए गए और कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। और सुसाइड नोट में जो बात लिखी गई है, स्वेच्छा से मौत को गले लगाने का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया। लेकिन वजह क्या थी, क्यों इन दोनों सगे भाइयों ने मौत को गले लगा लिया? क्या इनकी उम्र थी, क्या एज थी, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। रायगढ़ का मामला है, आखिर क्यों मौत को गले लगा लिया, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और रायपुर में सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बूढ़ा पारा के मकान से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया। साइबर सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। सट्टे के खेल में शामिल कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कार्रवाई हुई है सटोरियों के खिलाफ रायपुर में। आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाने के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बूढ़ापारा के एक मकान से ये दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल ने दोनों को शिकंजे में लिया, दोनों की गिरफ्तारी की। दरअसल सट्टे के खेल में शामिल कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, यानी कि इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। सट्टा खिलाते हुए 2 लोगों को धरा गया है, जिनमें एक कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास्तव शामिल है। हालांकि कुछ और नाम भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस को कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कुछ और लोगों के खिलाफ भी ऐसा एक्शन, कड़ा एक्शन हो सकता है। कुछ औरों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल आईपीएल मैच में ये दोनों सट्टा खिला रहे थे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ।
राघवेंद्र, आईपीएल पर सट्टा लगाते या खिलवाते कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, पुलिस एक्शन ले चुकी है। ये दो शख्स गिरफ्तार हुए हैं, इनका नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ था या फिर ये इंडिविजुअल कोई बड़ा नेटवर्क खुद ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, बूढ़ापारा क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को, जिसमें से एक कारोबारी है और एक उसका मित्र है। ये लोग यहीं से ऑपरेट कर रहे थे और मुंबई से लाइन लेकर जो है सट्टा खिलाते थे। ये लोग बड़े कारोबारियों के साथ जो है डील कर रहे थे और उनसे जो है सीधे कैश में डीलिंग होती थी और उसके लिए बाकायदा ये लोग एजेंट रखे हुए थे जो कि पैसा वसूली करने के लिए जाते थे। साथ ही ये व्यापारियों से जो भी बातचीत होती थी या जो ग्राहक इनके होते थे उनसे बातचीत को रिकॉर्ड करके रखते थे और उसके आधार पर बाद में सारी चीजें जो है प्रोसेस फॉलो करते थे। लगभग 3 दर्जन से अधिक ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो लोग इनसे सट्टा खेलते थे। पुलिस उनके बारे में भी पता करेगी, ऐसा सट्टा खेलने वालों के खिलाफ भी, और कुछ और लोग भी इनके साथ जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अभी तक अगर बात करें राजधानी में जब से आईपीएल क्रिकेट हो रहा है तब से लगभग 60 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है सट्टा खिलाने के आरोप में और लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग जो है सट्टा खिला रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं और कहीं न कहीं करोड़ों रुपए के वारे न्यारे इस सट्टा के कारोबार में होता है, उस पर अंकुश पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा है। क्योंकि जो भी आरोपी पकड़ में आते हैं उनके पास लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए की सट्टा पट्टी जब्त होती है। जाहिर है जो सट्टा पट्टी है उसमें हिसाब रहता है इनका, तो इतने रुपयों के वारे न्यारे होते ही हैं। जो रुपए इधर से उधर होते हैं, चाहे वो खाई वाल खा जाए या फिर जो हारने या जीतने वाले लोग हैं, पकड़ में इस लिहाज से बहुत कम लोग आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग और हैं जो कि इस तरीके से अवैध कारोबार में लिप्त हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा राघवेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी में ड्रग्स सप्लाई के मामले में आपको बता दें, रायपुर बिलासपुर में आयोजित की जाती थी एनिमल पार्टी। वीकेंड में 2 दिनों तक कोकीन का नशा करते थे जो लोग हैं। ड्रग्स पेडलर खास ग्राहकों के लिए ये एनिमल पार्टी आयोजित करते थे। 2 दिनों तक नशा करके जानवरों की तरह ये नशेड़ी झूमते रहते थे। 2 दिन की पार्टी में 10 से 20 लाख रुपए तक का कोकीन खपाया जाता था। होटल क्लब के अलावा फार्म हाउस में ये पार्टियां आयोजित की जाती थी। ये नई डिटेल राघवेंद्र, आयोजित की जाती थी पार्टियां जिनमें कोकीन और दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। हाँ देखिए, निश्चित रूप से राजधानी न केवल रायपुर बल्कि इसके अलावा बिलासपुर में भी इस तरीके की बड़ी पार्टियां होती थी और कोकीन जो है सप्लाई किया जाता था और 10 से 20 लाख रुपए तक की कोकीन केवल 2 दिनों में खप जाता था। यही वजह है कि ऐसी पार्टियां जो है वीकेंड पे आयोजित किए जाते थे। शनिवार रविवार 2 दिनों की तरीके की पार्टी होती थी। इसमें प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी बड़े कारोबारी जो है वो शामिल होते थे या बड़े लोग जो है जिनके पास पैसा है वो इन पार्टियों में शामिल होते थे और 2-2 दिनों तक ये लोग कहीं न कहीं नशा करते हुए अय्याशी करते थे। और एनिमल पार्टी इसलिए कहा जाता है कि बेसुध होकर रहते थे लोग, मतलब इतना ज्यादा नशा कर लेते थे कि 2 दिनों तक किसी तरीके से होश नहीं रहता था और अगर चलते फिरते भी जो है कहीं न कहीं जानवरों की तरह चलना फिरना, मतलब आराम से झूमना, इस तरीके की चीजें होती थी। यही वजह है इसको एनिमल पार्टी कही जाती है और इस तरीके की पार्टियों में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपका कोकीन खपता था। यही वजह कि कुछ खास लोगों के लिए ये पार्टियां आयोजित की जाती थी जो कि भरोसेमंद होते थे। लगातार जो लोग कोकीन का सेवन करते थे और ज्यादा मात्रा में सेवन करते थे, ऐसे लोगों के लिए पार्टियां आयोजित की जाती थी। जाहिर तौर पर इस मामले में अब तक पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक नाइजीरियन नागरिक है और उसको पुलिस अंतिम कड़ी मान रही है। वो मुख्य एक तरीके का आरोपी पुलिस बता रही है। पुलिस एक्शन ले रही है और स्वाभाविक है कि ये नेक्टर जो रैकेट है वो नेक्सस है, जो वो केवल छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक जुड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर रायपुर से। किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर है। राज्य और केंद्र के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन। 5 नवंबर को प्रदेश भर में किसान संगठन चक्का जाम करेंगे। नवंबर में धान खरीदी की मांग को लेकर चक्का जाम किया जाएगा। केंद्रीय कानून रद्द की मांग को लेकर भी प्रदर्शन होगा। राजधानी के सभी 5 रास्तों को बंद किया जाएगा। दोपहर 12 से 4 बजे तक चक्का जाम की तैयारी है किसान संगठनों की। तो ये बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दरअसल राज्य और केंद्र के खिलाफ किसानों का ये बड़ा आंदोलन 5 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे किसान संगठन। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, महत्वपूर्ण है किसानों के मसले और केंद्र ने जो हाल ही में कानून बनाए हैं उसको लेकर भी किसान आंदोलित है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कमोबेश पहला मौका होगा छत्तीसगढ़ में
जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ एक साथ जो किसान संगठन है वो सड़कों पे उतरेंगे। राज्य सरकार से इनकी मांग है कि जो धान की खरीदी होनी है उसे नवंबर माह में की जाए, क्योंकि पिछले साल के अलावा पहले के दिनों में नवंबर माह में ही धान की खरीदी की जाती थी। इस मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। केंद्रीय कृषि संशोधन कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 5 नवंबर को प्रदेश भर के अलग अलग जगहों में, बात राजधानी की करें तो रायपुर को जोड़ने वाले सभी 5 जो प्रमुख मार्ग है सभी पे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम की तैयारी कर ली गई है। प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है, आंदोलन की सूचना दे दी गई है और तैयारी किसानों की यही है कि राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरा जाए, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये जो आंदोलन। हालांकि सरकार खुद को किसान हितैषी भी बताती है, ऐसे में जो ये महत्वपूर्ण मांगे हैं इन पर कोई विचार भी चल रहा है क्या सरकारी स्तर पर? बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो नवंबर में धान की खरीदी के लिए कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि धान कटाई के बाद उन्हें ज्यादा दिन तक स्टोर किसानों को न करना पड़े और साथ ही साथ नवंबर में दीपावली का त्योहार है, तो ऐसे में अगर किसान अपना धान बेचेंगे तो स्वाभाविक तौर से उन्हें धान का भुगतान उनके खातों में जाएगा, तो जिससे उनका त्योहार अच्छा रहेगा। इसलिए नवंबर में धान खरीदी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी नवंबर में फिलहाल अभी करने की तैयारी नहीं है, क्योंकि पंजीयन की जो तारीख है उसे भी बढ़ा दी गई है। तो समझा जा सकता है कि फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पे तो उतरेंगे, लेकिन उनके आंदोलन के बाद सरकार क्या तय करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रशांत, बिल्कुल 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 अभी तस्वीर साफ नहीं है कि नवंबर में सरकार खरीदेगी भी धान या नहीं, चूंकि भले ही किसान मांग जरूर कर रहे हैं। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे और ब्रेक के बाद खबर सिवनी से है। सिवनी में 3 महीनों से भूकंप के हल्के झटकों के बाद अब तीव्र भूकंप आने की घटनाओं के बाद लोग दहशत में हैं। सिवनी में एक हफ्ते के अंदर 3.5 और 3.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले 2 भूकंप आ चुके हैं। 2 बड़े भूकंप आने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने आगे की भूकंप आने की आशंकाओं को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 72 घंटों के अंदर भूकंप के झटके आने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। पहले आए भूकंपों का कारण पता करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञ लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर बेमेतरा से, जहां ठेकेदार के ऑफिस में आग लग गई। कर्मचारियों ने शटर तोड़कर आग बुझाई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे कारण बताया जा रहा है। ठेकेदार का ऑफिस जहां पर आग लगी थी, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। बेमेतरा का मामला है। ठेकेदार के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। हालांकि लोगों ने इस आग पर काबू पाया शटर तोड़कर, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।